तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन के बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं, जो कि किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन का डायमीटर जो होता है वो वेरिएबल होता है, पर एक रेंज के अंदर पॉलन ग्रेन का डायमीटर देखने को मिलता है, वो होता है 25 टू 50 माइक्रोमीटर। तो पॉलन ग्रेन का डायमीटर अगर हमसे पूछे तो कितना होता है? 25 टू 50 माइक्रोमीटर हमको डायमीटर देखने को मिलता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या देखने को मिलता है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में दो ही सेल बचती हैं। कौन सी? जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। और उसी सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। तो टू सेल्ड स्टेज कितने में देखने को मिलती है? 60% एंजियोस्पर्म में हमको टू सेल्ड स्टेज देखने को मिलती है। फिर पॉलन ग्रेन की बात कर लेते हैं। तो पॉलन ग्रेन ऑफ व्हीट एंड राइस, तो जो व्हीट और राइस है, इनका पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी जो होती है वो लगभग 30 मिनट्स की होती है, ठीक है ना। 30 मिनट्स के बाद इनका फंक्शनल टाइम खत्म हो जाता है। वायबिलिटी का मतलब होता है कब तक वो लोग फंक्शनल रहेंगे, ठीक है ना। तो व्हीट और राइस जो है, उनमें जो फंक्शनल पीरियड है वो 30 मिनट्स का है। और वहीं रोजिएसी रोजिएसी सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी, इनमें 1 मंथ का पीरियड होता है, जब तक इनके पॉलिंग रेंज जो रहेंगे वो वायबल रहेंगे, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है, वहां पे हम लोग पॉलन को स्टोर करते हैं और उस टाइम पे टेम्परेचर पहुंच जाता है -190 डिग्री सेल्सियस, और ये पीवाईक्यू भी है। तो याद रखना है, लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग पॉलन स्टोर करके रखते हैं और उस टाइम पे टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। फिर जब पॉलन पॉलन ट्यूब की हम लोग स्टडी करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो पॉलन ट्यूब को हम लोग, अगर हम लोग उसकी स्टडी लैब में करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? शुगर सॉल्यूशन देना पड़ेगा, तभी वो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। तो जब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी तब हम उसकी स्टडी करेंगे। तो शुगर सॉल्यूशन कितना रखना पड़ेगा हमको? 10% शुगर सॉल्यूशन रखना पड़ेगा, तब हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। टॉलेस्ट फ्लावर की अगर बात करें तो टॉलेस्ट फ्लावर हमारा होता है एमोर्फोफिलस। तो एमोर्फोफिलस टॉलेस्ट फ्लावर होता है, और यहाँ पे हमको म्यूचुअलिज्म भी देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ नेक्टर की वजह से ही नहीं आते हैं। जो भी इंसेक्ट्स वगैरह रहते हैं वो नेक्टर के अलावा और भी चीजों के लिए भी आते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग ले करने के लिए आएंगे, क्योंकि ये टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफिलस है, तो यहाँ पे काफी सारा स्पेस होगा, तो यहाँ पे एग लेइंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो फ्लावर होता है ये 6 फीट का होता है इन हाइट, ठीक है ना। 6 फीट इन हाइट हमको देखने को मिलता है। कौन? एमोर्फोफिलस, ठीक है ना। मॉइस्चर बाय मास इन मैच्योर सीड। तो मैच्योर सीड जब हम लोग मार्केट से चने खरीद के लेके आते हैं तो वो कैसा होता है? एकदम सूखा सूखा दिख रहा होता है, पर उसके बावजूद भी उसके अंदर 10 to 15% मॉइस्चर होता है, यानी 10 to 15% उसमें वाटर कंटेंट होता है, ठीक है ना। अगर वायबिलिटी ऑफ सीड की बात करें, देखिए इसके पहले वायबिलिटी हम लोग किसकी बात कर रहे थे? वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन की बात कर रहे थे कि कब तक पॉलन ग्रेन फंक्शनल होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कब तक सीड फंक्शनल होगा। तो इसका एग्जांपल है ल्यूपिन आर्किटस। जो ल्यूपिन आर्किटस है वो लगभग 10,000 ईयर ओल्ड है। कितने ईयर ओल्ड? 10,000 ईयर ओल्ड है, ठीक है ना। तो तब तक वो फंक्शनल रहा था। दूसरा, हमको किंग हेरल्ड के जब उनकी ग्रेवयार्ड की खुदाई उदाई हो रही थी तो वहां पे एक सीड देखने को मिला था, जिसको हम लोग बोलते थे फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा जो है वो 2,000 ईयर ओल्ड हमको सीड देखने को मिला था, जो कि फंक्शनल था, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल हमको याद रखने हैं। डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन 25 to 50 माइक्रोमीटर। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म टू सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं। वायबिलिटी पीरियड इन व्हीट एंड राइस 30 मिनट्स का होता है। लिक्विड नाइट्रोजन में टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। शुगर सोल्यूशन 10% हमको रखना होता है। टॉलेस्ट फ्लावर एमोर्फोफिलस 6 फीट का होता है। मॉइस्चर बाय मास अगर मैच्योर सीड में बात करें, मैच्योर सीड में कितना मॉइस्चर होता है? तो 10 to 15% होता है। वायबिलिटी ऑफ ल्यूपिन आर्किटस, तो ल्यूपिन आर्किटस में हमें वायबिलिटी 10,000 ईयर बाद भी देखने को मिली थी। और वायबिलिटी ऑफ फिनिक्स रेक्टाइलिफेरा तो 2,000 ईयर ओल्ड तक हमको वायबिलिटी देखने को मिली थी। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, तो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, तो हर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते थे? हमें देखने को मिलते हैं 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमें कितने देखने को मिले थे? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और मेमोरी लोब की अगर हम लोग बात करेंगे तो मेमोरी लोब हमारे कितने होते हैं? मेमोरी लोब्स आर 15 to 20%, 15 to 20, ठीक है ना। 15 to 20 मेमोरी लोब्स हमको देखने को मिलते हैं। स्पर्म इजैकुलेटेड, तो एक बार में कितने स्पर्म इजैकुलेट होते थे? लगभग 200 to 300 मिलियन। तो लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, ठीक है। साइज ऑफ टेस्टिस की बात करें तो साइज ऑफ टेस्टिस कितनी होती है?
4 to 5 सेंटीमीटर होती है लेंथ में, तो लेंथ और विड्थ दोनों दिया गया है। तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है विड्थ में, और यहां से 4 to 5 सेंटीमीटर होती है लेंथ में। लेंथ में हमको, विड्थ में हमको 2 to 3 सेंटीमीटर देखने को मिलती है, और लेंथ में 4 to 5 सेंटीमीटर हमको देखने को मिलती है। ठीक है, क्या टेस्टिस। अगर लेंथ ऑफ ईच ओवरी की बात करें तो ओवरी की लेंथ जो होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर हमको देखने को मिलती है, 2 to 4 सेंटीमीटर हमको देखने को मिलती है। ठीक है ना। लेंथ ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट को ही हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, तो ये लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, 10 to 12 सेंटीमीटर हमको देखने को मिलती है क्या, ओविडक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट जो रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 10 to 12 सेंटीमीटर रहेंगी। ठीक है ना। स्पर्म के नॉर्मल शेप और साइज की बात करते हैं, तो कितना नॉर्मल शेप और साइज स्पर्म का होना चाहिए। तो नॉर्मल जो शेप एंड साइज होना चाहिए वो 60% ऑफ स्पर्म में हमको नॉर्मल शेप और साइज देखने को मिलना चाहिए। और विगरस मोटेलिटी कितने में देखने को मिलनी चाहिए, विगरस मोटेलिटी हमको देखने को मिलनी चाहिए 40% में। तो 60% हमारे नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और 40% विगरस मोटेलिटी शो करने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं कि कितनी प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं मैच्योरिटी आने तक, यानी प्यूबर्टी आने तक कितनी प्राइमरी फॉलिकल बचती है फीमेल्स के अंदर। तो लगभग 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बची होती हैं। ठीक है ना। तो याद रखना है, कपल ऑफ मिलियंस स्टार्टिंग में होती हैं, फिर जैसे जैसे फीमेल मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे प्राइमरी फॉलिकल घटती जाती है। तो ये मिलियन से घट करके लगभग 60,000 to 80,000 आ जाती है फीमेल्स के अंदर। ठीक है ना। तो ये 60 to 80,000 पे पहुंच जाती है। ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें तो कितने दिन का मेंस्ट्रुअल फेज होता है, लगभग 3 to 5 डेज का मेंस्ट्रुअल फेज होता है। मेनोपोज कब देखने को मिलता है, मेनोपोज हमको देखने को मिलता है 50 ईयर्स ऑफ एज में। 50 ईयर्स ऑफ एज में मेनोपोज आता है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है ना। मोरुला स्टेज की बात करें तो मोरुला स्टेज किसको कहते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोम ईयर की जो स्टेज होती है उसको मोरुला स्टेज बोलते हैं। तो पता है कि जाइगोट होता है, जाइगोट क्या करता है, जाइगोट डिवाइड करता चला जाता है, तो जाइगोट डिवाइड करता चला जाता है। तो इस तरीके से जब जाइगोट डिवाइड करता है तो कई सारी सेल्स बनती जाती हैं, तो कई सारी सेल्स बनती जाती हैं। तो याद रखना है कि सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सबको हम लोग ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। लेकिन ऐसे ब्लास्टोमियर जो 8 to 16, सपोज करिए 8 to 16 की स्टेज में जो ब्लास्टोमियर है उनको स्पेशल नाम दिया जाता है, उनको हम लोग बोलते हैं मोरुला स्टेज। ठीक है ना। तो जो 8 to 16 वाले ब्लास्टोमियर्स होंगे उनको हम लोग मोरुला स्टेज बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये याद रखना है। एवरेज मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की होती है, लगभग 28 to 29 डेज की एक मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना। फिर से याद करेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल 250 होते हैं, मेमोरी लोब्स कितने होते हैं, 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। स्पर्म एजैकुलेशन की बात करें तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म एजैकुलेशन देखने को मिलता है। साइज ऑफ टेस्टिस की बात करें तो विड्थ में 2 to 3 और लेंथ में 4 to 5 सेंटीमीटर में। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें लेंथ ऑफ ईच ओवरी की तो 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है। लेंथ ऑफ ओविडक्ट की बात करोगे तो 10 to 12 लेंथ होती है। ठीक है ना। नॉर्मल शेप और साइज के कितने परसेंट स्पर्म होने चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज के 60% स्पर्म होने चाहिए। विग्रस मोटेलिटी कितने शो करने चाहिए, 40% शो करने चाहिए। फैलोपियन ट्यूब कितनी बड़ी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। प्यूबर्टी के टाइम आने पर प्राइमरी फॉलिकल कितनी बचती है फीमेल के अंदर, 60,000 to 80,000। मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, 3 to 5 डेज का होता है। मेनोपॉज कितने दिन कब आता है, लगभग 50 ईयर्स ऑफ एज पे आता है। ठीक है ना। मोरुला स्टेज कहां से कहां तक को बोलते हैं, 8 to 16 ब्लास्टोम ईयर की स्टेज को मोरुला बोलते हैं। एवरेज मेंस्ट्रुएशन कब से कब रिपीट होती है, 28 to 29 डेज, ये हमारा साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले हमको याद रखना है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो कब आया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1951 में। तो 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था। वर्ल्ड के पॉपुलेशन की बात करें कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 2 बिलियन। और बिलियन और मिलियन के बीच में क्या क्या कनेक्शन होता है कि बिलियन में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप मिलियन पे पहुंच जाएंगे। तो बिलियन मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ 2 बिलियन था तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 2000, तो 2000 मिलियन हो गया ना। तो याद रखना बिलियन और मिलियन में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन थी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 से 2000 आने तक बढ़ करके कितनी हो गई, लगभग 6 बिलियन हो गई। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2000 में 6 बिलियन हो जाती है।
इंडिया पॉपुलेशन एट इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया की कितनी पॉपुलेशन थी, तो इंडिपेंडेंस के दौरान इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, लगभग 350 मिलियन थी उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन 2000 आते आते कितनी बढ़ गई, 1 बिलियन, तो 1 बिलियन हो गई इंडिया की पॉपुलेशन 2000 आते आते, ठीक है ना। 1 बिलियन को ही 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 मिलियन, ठीक है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो 2011 के आंकड़े यानी 2011 के सेंसस ये कहते हैं कि लगभग हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी पहुंच चुकी थी, लगभग 2% के आसपास पहुंच गई थी। एग्जैक्टली 2% नहीं थी, उससे थोड़ा कम थी, पर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 के पास आ गए थे। और वही जब सेंसस हुआ था 2001 में, तो 2001 के सेंसस ये कहते थे कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 1.7 के रेट से बढ़ रही है। तो हमें जो ग्रोथ रेट देखने को मिली थी 2001 में वो 1.7 की थी, और वही ग्रोथ रेट कब 2011 में आकर के लेस देन 2% इतने पे ही थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2 के पास आ ही गए थे, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन के आसपास थी, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2011 में 7.2 बिलियन के आसपास थी, ठीक है ना। अगर बात करें एक्सपेक्टेड ओवोल्यूशन की, तो ओवोल्यूशन कौन से डे पे होता है, तो हम लोग मान के चलते हैं ओवोल्यूशन जो होता है वो 14 डे पे होता है, तो जरूरी नहीं है 14 डे पे ही ओवोल्यूशन हो जब एलएच बॉडी में हाई हो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग 14 में प्लस प्लस 4 -4 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 14 में +4 और -4 कर लीजिएगा तो आपको एक्सपेक्टेड ओवोल्यूशन 10 टू 17 डेज पे मिल जाएगा। तो 10 टू 17 डेज पे एक्सपेक्टेड ओवोल्यूशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आफ्टर पार्चुरेशन इफेक्टिव पीरियड ऑफ लैक्टेशनल एमोनोरिया, तो लैक्टेशनल एमोनोरिया की वैलिडिटी कब तक होती है, लगभग 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, ठीक है ना। तो इतने पीरियड में हमें लैक्टेशनल एमोनोरिया देखने को मिलता है 6 मंथ के पीरियड के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ओरल पिल्स की बात करें तो ओरल पिल्स हमें कितने दिन के ड्यूरेशन में लेनी पड़ती है, 21 डेज तक, ठीक है ना। तो ओरल पिल्स हमको 21 डेज तक खानी पड़ती है, ठीक है ना। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है वो 72 आवर्स में देना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद एमटीपीज की बात कर लेते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वर्ल्ड पर ईयर कितनी एमटीपीज देखने को मिलती है, 45 to 50 मिलियंस नियरली देखने को मिलती है, ठीक है ना। सेफ एमटीपी की बात करें तो सेफ एमटीपी 12 वीक्स तक रहती है, ठीक है ना। 12 वीक्स तक हमको सेफ एमटीपी हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि 12 वीक्स तक सेफ एमटीपी रही होगी, ठीक है ना। तो फैमिली प्लानिंग कब आई थी, 1951 में। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में कितनी थी, 2 बिलियन थी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2000 में कितनी हो गई थी, 6 बिलियन हो गई थी। इंडिया पॉपुलेशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे 350 मिलियन थी। इंडिया की पॉपुलेशन 2000 में 1 बिलियन आ गई थी। ग्रोथ रेट कितना था, 2011 के सेंसस के हिसाब से लेस देन 2%। 2001 के सेंसस के हिसाब से 1.7%। वर्ल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2011 में कितनी थी, 7.2 बिलियन थी। एक्सपेक्टेड ओवोल्यूशन 10 टू 17 डे के पास देखने को मिलता है। पार्चुरेशन की बात करें तो पार्चुरेशन में हमें लैक्टेशनल एमिनोरिया याद रखना है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक होती है। ओरल पिल्स की बात करोगे तो ओरल पिल्स हमको 21 डेज तक देखने को मिलती है, ठीक है ना, कि 21 डेज तक खाना पड़ेगा ओरल पिल्स, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब तक दे सकते हैं हम लोग, 72 आवर्स तक दिया जाता है, ठीक है ना। अगर एमटीपी की बात करें तो एमटीपी 45 to 50 मिलियन हर साल देखने को मिलती है एमटीपी। सेफ एमटीपी 12 वीक्स तक होती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर पे। तो ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब से कब तक हुआ था। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 तक चला था। तो 1856 से 1863 तक चलने वाला एक्सपेरिमेंट मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। मेंडल ने अपना काम कब पब्लिश किया था, तो मेंडल ने अपना काम 1865 में पब्लिश किया था। तो टाइमलाइन समझेंगे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 56 से किया था, कब तक, 63 तक, ठीक है। और उसके 2 साल बाद ही इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था, यानी 65 में इन्होंने अपना वर्क पब्लिश कर दिया था, ठीक। उसके बाद मेंडल की डेथ के बाद उनका काम को दोबारा रीडिस्कवर किया गया था। 3 साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली क्या किया था, रीडिस्कवरी किया था मेंडल के रिजल्ट को 1900 में। ह्यूगो डी वेरिस थे, ठीक है ना, कार्ल स्कोरेंस थे और टेशमार्क थे। तो इन तीनों ने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली मेंडल के काम को दोबारा से रीडिस्कवर किया था।
इन द ईयर 1900। तो ये तो हम जो ऊपर वाली टाइमलाइन थी ये 1800 के आसपास थी, ठीक है ना। जैसे 1856 1860 तक यहाँ तक क्या किया था इन्होंने, एक्सपेरिमेंट किया था। और इसके बाद 65 में क्या कर दिया था, पब्लिश कर दिया था। फिर इनका काम आगे कब जा करके डिस्कवर हुआ, 1900 में जा करके रीडिस्कवरी हुई। रीडिस्कवरी हुई बाय थ्री साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस इज वर्क आउट। तो क्रोमोसोमल मूवमेंट जब मेंडल का काम वाम चल गया था, यानी 1900 में डिस्कवरी हो गई थी, तो ये देखा गया कि मेंडल जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं वो सेम चीजें क्रोमोसोम भी शो करता है। तो क्रोमोसोम भी वही सारी चीजें कर रहा है जो मेंडल जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम के मूवमेंट की स्टडी करी गई। तो जो क्रोमोसोम के मूवमेंट की स्टडी करी गई वो 1902 में करी गई, ठीक है ना। 1902 में हमको क्या देखने को मिला, क्रोमोसोमल मूवमेंट देखने को मिला मियोसिस के दौरान, ठीक है ना। उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला की अगर बात करेंगे, तो ड्रोसोफिला की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 वीक्स की होती है। ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल 2 वीक्स, 2 हफ्तों की होती है। इसलिए जो टीएच मॉर्गन थे, थॉमस हंट मॉर्गन, उन्होंने ड्रोसोफिला को इसीलिए यूज किया था, क्योंकि देखो लाइफ साइकिल छोटी है तो काफी छोटे समय में हमें ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलते हैं, और इनके वेरिएशन जो होते हैं वो लो रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप से आराम से देखने को हमको मिल जाते हैं। इसलिए लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला जो थी वो बढ़िया थी स्टडी के लिए। तो 2 वीक्स की इसकी लाइफ साइकिल हमको देखने को मिलती है, ठीक है ना। फिर क्रोमोसोम ऑफ क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। मेल में क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है। तो मेल में जो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम देखने को मिलता है, जिसमें मेल में फीमेल लाइक कैरेक्टर आ जाते हैं, वो क्यों आते हैं, वो आते हैं एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से। तो 47 इनमें क्रोमोसोम हो जाते हैं। 46 तो नॉर्मली होते हैं, एक एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से इसमें 47 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो 47 लिखो या 44 एक्स एक्स वाई लिखो, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया है ना, इस वजह से 47 बोल सकते हो, या फिर 44 प्लस एक्स एक्स वाई भी बोल सकते हो, ठीक है ना। फिर टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स में देखने को मिलता है। फीमेल्स में मेल लाइक फीचर्स आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो इसमें 46 में से एक कम करोगे तो 45 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 44 प्लस एक्सो। तो ये क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। अब आ जाएंगे किसमें, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में काफी ज्यादा डेटा है, तो हम लोग देखते जाएंगे वन बाय वन। अब न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से हमको पता है, न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते जाते हैं तो हमारी चेन बनती है, ठीक है ना। तो 5 × 174 ये एक बैक्टीरियोफेज है। 5 × 174 इसका नाम ही ये है, ठीक है ना। तो 5 × 174 एक बैक्टीरियोफेज है। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड अगर पूछा जाए कि कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है, इसके बाद जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो उसमें होते हैं 5 + 3 कितना होता है, 5 + 3 होता है 8। और 5 से शुरुआत किए हो तो एंड उसके एक ज्यादा पे करना। तो 5386 इतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो 5 + 3 इज 8। और स्टार्टिंग 5 से किए हो तो एंड किससे करोगे, 6 से। तो ये बस याद करने का एक जुगाड़ है कि 5 × 174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5386, ठीक है ना। 5386, 5386, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है लेमडा बैक्टीरियोफेज। तो लेमडा बैक्टीरियोफेज में अगर बेस पेयर पूछेंगे कि कितने बेस पेयर होते हैं हमारे लेमडा बैक्टीरियोफेज में, तो लेमडा बैक्टीरियोफेज में होते हैं 4। इसको जब कभी भी नंबर याद करना हो ना, तो नंबर याद करने का है कि उसको बीच से ब्रेक कर लिया करो। जैसे इसको 48 याद हो जाएगा और फिर 502 ये याद हो जाएगा। तो 48502 ये इतना इसमें बेस पेयर देखने को मिलता है। 48 एंड 502, ठीक। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे आ जाता है बेस पेयर इन इकोलाई। इकोलाई में कितने बेस पेयर देखने को मिलते हैं, तो 4.6 इंटू 10⁻⁶। तो याद रखिएगा इकोलाई में कितने बेस पेयर देखने को मिलते हैं, इकोलाई में हमें 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर देखने को मिलते हैं। हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए कंटेंट, कोई अगर ह्यूमन है तो उसमें 2n क्रोमोसोम होते हैं। तो 2n में से सिर्फ अगर n में देखा जाए कि n में कितना कंटेंट होता है डीएनए का, ठीक है ना, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है 3.3 इंटू 10⁻⁹, ठीक है ना। इतना कंटेंट हमको देखने को मिलता है किसमें, ह्यूमन डीएनए में। तो ह्यूमन के हैप्लॉइड डीएनए में कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। उसके बाद फेडरिक मिशर ने सबसे पहले न्यूक्लियन के बारे में बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक मटेरियल होता है।
तो वो कब बताया था? 1869 के दौरान बताया था। तो 1869 आते आते इन्होंने बता दिया था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक मटेरियल होता है जिसको ये न्यूक्लियन बोलते थे, ठीक है ना। उसके बाद वॉटसन और क्रिक आए थे, ठीक है ना। वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था? डबल हीलिक्स मॉडल दिया था। जो आज हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल हीलिक्स मॉडल, तो वो जो डबल हीलिक्स मॉडल रहता है वो किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक ने दिया था। और यहीं पे बताया था कि डीएनए की कॉइलिंग जो होती है वो राइट हैंडेड फैशन में होती है, ठीक है। तो ये कब दिया था इन्होंने? डबल हीलिक्स मॉडल दिया था लगभग 1953 में। तो 1953 में इन्होंने डबल हीलिक्स मॉडल दिया था। उसके बाद पिच ऑफ हीलिक्स, एक हीलिक्स जब एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर ले, यानी यहां से स्टार्ट हुआ है, और ये अगर हम लोग ने वेव्स पढ़ा होगा तो याद रखना था कि जो वेव्स यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे जाके एंड होती है, अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए, इन दोनों पोर्शन को, तो एक सर्किल बन जाता है। तो जब एक सर्किल कंप्लीट होता है इसी को बोलते हैं वन पिच। तो जो पिच होता है डीएनए का, यानी डीएनए ऐसे ऐसे जुड़ा होगा, तो एक जो पिच होता है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर का होता है। तो एक पिच जो रहेगा वो 3.4 नैनोमीटर का रहेगा। और यहाँ पिच रहेगा, तो यहाँ पे बेस पेयर लगे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे डीएनए में ये सारे क्या है? बेस पेयर है। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस, ये जो दूरी होती है ये होती है 0.34 नैनोमीटर। ये कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। तो पिच याद रखना है, पिच कितनी हो जाती है? पिच हमें देखने को मिलती है 3.4 नैनोमीटर। और अगर डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर पूछे कि बेस पेयर के बीच कितनी दूरी होती है, तो वो होती है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अब बेस पेयर अगर पूछा जाए एक न्यूक्लियोसोम में कितना होता है, तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं। तो जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि देखेंगे कि वहां पे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या होता है? डीएनए रैप होता है। तो जब डीएनए रैप होता है तो उस दौरान वो जो डीएनए रैप होगा न्यूक्लियोसोम के अराउंड, तो कितना डीएनए वो जो रैप हुआ उसमें कितने बेस पेयर होंगे? तो लगभग 200 बेस पेयर देखने को मिलते हैं न्यूक्लियोसोम के अराउंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक बार डेटा है, तो फिर से रिकैप करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कितने होते हैं 5 × 174 बैक्टीरियोफेज में? 5 3 8 होता है, 5 3 8। और शुरुआत 5 से की है तो एंड 6 पे करेंगे, तो 5 3 8 6 इतने क्या देखने को मिलते हैं? न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं 5 × 174 बैक्टीरियोफेज में। लेमडा बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो लेमडा बैक्टीरियोफेज में कितना होता है? 48502, 48502 इतना हमको बैक्टीरियोफेज लेमडा में देखने को मिलता है। अगर बेस पेयर की बात करें इकोलाई में, तो इकोलाई में बेस पेयर होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶, 4.6 इंटू 10⁻⁶। हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए में कितना कंटेंट होता है, यानी एन नंबर, एन में हमें कितना कंटेंट देखने को मिलेगा? तो लगभग 3.3 इंटू 10⁻⁹ इतना कंटेंट देखने को मिलता है। फेडरिक मिशर जिन्होंने न्यूक्लियन दिया था वो कौन सा ईयर था? 1869 में दिया था, 1869 में दिया था, ठीक है। उसके बाद वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हीलिक्स मॉडल कब दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हीलिक्स मॉडल 1953 में दिया था। डबल हीलिक्स मॉडल 1953 में दिया था। पिच ऑफ हीलिक्स की बात करें तो एक पिच, यानी एक पिच कितना होता है? एक पिच होता है लगभग 3.4 नैनोमीटर। और दो बेस पेयर के बीच का जो दूरी होती है, दो बेस पेयर की दूरी कितनी होती है? वो होती है 0.34 नैनोमीटर। तो एक पिच की दूरी हो जाती है 3.4 नैनोमीटर, और दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी हो जाती है? 0.34 नैनोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद एक न्यूक्लियोसोम में जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर होता है उसके अराउंड जब डीएनए रैप होता है तो न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हमको देखने को मिलते हैं? तो 200 बेस पेयर हमको उधर देखने को मिलते थे, ठीक है। इकोलाई कंप्लीट रेप्लिकेशन। अब इकोलाई अपनी साइकिल कितनी देर में पूरी कर ली थी? तो लगभग 20 मिनट में वहां पे हमको कंप्लीट रेप्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ठीक है। तो लगभग 20 मिनट में अपना साइकिल वो कंप्लीट कर लेगी, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं रेप्लिकेशन, अगर बात करते हैं कि डीएनए जो रेप्लिकेट होता है, तो उस दौरान जब डीएनए रेप्लिकेट होता होगा तो डीएनए में क्या होता होगा? अलग अलग बेसेस आकर के जुड़ते होंगे। जैसे डीएनए है तो डीएनए में यहाँ से एक साइड से हमें पता है एक साइड से बेसेस आकर के जुड़ते जाते होंगे, ठीक है ना। टेम्पलेट होता होगा और यहाँ पे नया नया डीएनए आकर के जुड़ता जाता होगा, ठीक है ना। जिससे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता जाता होगा कौन से डायरेक्शन में? 5' से 3' डायरेक्शन में।
तो अगर इकोलाई के डीएनए की हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें ये कितनी तेजी से होता है, कितने बेस पेयर जुड़ रहे होते हैं एक बार में, तो लगभग 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर आकर के जुड़ रहे होते हैं। ठीक है ना, तो रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई में हमको याद रखना है 2000 बेस पेयर पर सेकंड आकर के जुड़ रहे होते हैं, तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड आकर के जुड़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एडिनाइलेट रेसिड्यू। तो एडिनाइलेट रेसिड्यू ये होता है कि जब यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, यूकैरियोट्स का डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए। तो जो आरएनए बनता है ना, वहां पे क्या होता है, वहां पे हमें पॉली ए टेल जोड़ना पड़ता है। ठीक है ना, एट 3' एंड, यानी कई सारे ए आकर के जोड़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स थे और यूकैरियोट्स थे, तो यूकैरियोट्स का जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल बनता है, वहां पे हमें एचएनआरएनए देखने को मिलता है। ठीक है ना, एचएनआरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है तो एचएनआरएनए बनता है। ठीक है ना, अब इस एचएनआरएनए में हमें क्या जोड़ना पड़ता है, एडिशनली पॉली ए टेल जोड़ना पड़ता है। कौन से एंड में, 3' एंड पे हमको पॉली ए टेल जोड़ना पड़ता है। ठीक है, वहीं पे तो स्प्लाइसिंग होती है, टेलिंग स्प्लाइसिंग। तो हम लोग को कितने बेस पेयर उस दौरान जोड़ने पड़ते हैं, तो लगभग 200 से 300 पॉली ए हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, याद करना है कितने, 200 से 300 पॉली ए हमको लगातार जोड़ना पड़ेगा। क्या ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स में करना पड़ता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं करना पड़ता है, सिर्फ यूकैरियोट का जो एच आरएनए होगा वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कि 3' एंड पे हमने लगभग 200 से 300 पॉली ए ला करके जोड़ दिया है। ठीक है ना, डिफरेंट प्रोटीन इन राइबोसोम। तो राइबोसोम में कितने डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, तो लगभग 80 डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन हमको राइबोसोम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन का जो जीनोम है, ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हमको देखने को मिलते हैं, तो कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर देखने को मिलते हैं, 3164.7 मिलियन। ठीक है ना, तो फिर आगे जब नंबर बड़ा हो तो उसको ब्रेक कर लिया जाता है, तो इसको ब्रेक कर लीजिए, जैसे 31, देन याद रखिए 64, देन याद रखिए 0.7, तो ऐसे याद रहेगा 3164.7। ठीक है ना, 3164.7 मिलियन। ठीक है ना, इतने बेस पेयर हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, ह्यूमन जीनोम में देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, बेसिस इन एवरेज जीन, तो एवरेज जीन में कितने, मतलब एक जीन, अब हमको पता है डीएनए तो बहुत बड़ा होता है, और डीएनए का वो सेगमेंट जो फंक्शन कर रहा हो, डीएनए का वो सेगमेंट जो फंक्शन कर रहा हो वो क्या कहलाता है, जीन। तो हम जानते हैं डीएनए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, 2 मीटर के आसपास, उसमें से क्या होता है, सिर्फ कुछ ही पार्ट ऐसा होता है डीएनए का जो कोई फंक्शन कर रहा होता है। फंक्शन करने से मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा हो, वो जो फंक्शन कर रहा पोर्शन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीन। तो वही पे बात कर रहे हैं कि कितने बेसिस होते हैं एक जीन में, ऑन एन एवरेज कितने बेसिस होंगे, तो लगभग 3000 बेसिस हमको देखने को मिलते हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है ना, एक जीन में 3000 हमको बेसिस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेस पेयर एक डिस्ट्रोफिन है, तो डिस्ट्रोफिन में हमको कितने बेस पेयर हमको देखने को मिलेंगे, तो डिस्ट्रोफिन जीन है, तो यहाँ पे हमको 2.4 मिलियन बेसिस बेसिस देखने को मिलेंगे, 2.4 मिलियन। अगर जीन का एस्टिमेटेड किया जाए तो जीन एस्टिमेट, कितनी जीन एस्टिमेट की गई है, ठीक है ना, 3000 जीन्स, यानी डीएनए बड़ा सा मॉलिक्यूल है तो उसमें 3000 जीन्स हम लोग मान करके चलते हैं। डीएनए में बहुत सारी जीन्स है, जीन्स ही जीन्स लगी है, पर जो फंक्शनल कर रही है, जो ऑब्जर्वेबल है, वो कितनी है, 3000 है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कि हमारा डीएनए और चिंपांजी का डीएनए बहुत ज्यादा सिमिलर होता है, सिर्फ 1% का ही वेरिएशन आता है। वैसे हर ह्यूमन में बात करोगे तो हर ह्यूमन में लगभग 99.9% जो रहता है सीक्वेंस वो सेम ही होता है, खाली 0.1% का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो 99.9% सारे इंडिविजुअल में सेम जेनेटिक पैटर्न होता है, ओनली 0.1% का वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है ना, जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। तो ऐसे जीनोम, यानी जीनोम पूरा जेनेटिक मटेरियल, उस जेनेटिक मटेरियल में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली में प्रोटीन बना रहे हैं। जैसे मैंने बोला डीएनए 2 मीटर का मॉलिक्यूल है, उसमें से कुछ ही सेगमेंट है जिसको हम लोग जीन बोल रहे हैं, है ना, जो कि किसका सिंथेसिस करते हैं, जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो ऐसे कितने जीन होंगे, उस 2 मीटर में कितने जीन होते हैं, तो लगभग लेस देन 2% ही ऐसे हैं जो एक्चुअली में प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे होते हैं। बाकी सब सिर्फ एक्सप्रेशन करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेस देन 2% ही होते हैं जो कोड कर रहे होते हैं किसके, प्रोटीन के लिए। और जीन इन क्रोमोसोम 1, जब क्रोमोसोम 1 की स्टडी करी गई तो क्रोमोसोम 1 की स्टडी, 46 क्रोमोसोम होते हैं,
तो उनमें से क्रोमोसोम नंबर 1 की जब स्टडी करी गई तो उसमें देखा गया कि उसमें कितने जीन प्रेजेंट है, 2968। ठीक है ना, कितने जीन प्रेजेंट है, लगभग लगभग 2968 इतने जीन प्रेजेंट है। ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 1 पे। और जब मेल के पास हमें पता है वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है ना, फीमेल के पास एक्स एक्स, मेल के पास एक्स वाई होता है। तो जब वाई क्रोमोसोम की स्टडी करी गई, जीन ऑन वाई क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम पे कितने जीन मिले, 231। ठीक है ना, 231 इतने हमको क्या देखने को मिले, वाई क्रोमोसोम पे जीन देखने को मिले। ठीक है, एक बार फिर से रिकैप ले लीजिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे डेटा है, ठीक ना। न्यूक्लियोटाइड 5 into 174 में 5386, लैम्डा बैक्टीरियोफेज में 48502, ठीक है ना। बेस पेयर इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁻⁶। हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए में कितना कंटेंट होता है, 3.3 इंटू 10⁹ फेडरिक मिशर ने जो न्यूक्लियन डिस्कवर किया था वो कब किया था, 1869 में किया था। वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हीलिक्स मॉडल कब दिया था, 1953 में। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने अपना डबल हीलिक्स मॉडल दिया था। पिच की बात करें कि पिच कितना होता है हमारा डीएनए का, तो 3.4 नैनोमीटर होता है। डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर होती है। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं। इकोलाई कितनी देर में अपना रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लेता है, डीएनए रेप्लिकेशन, 20 मिनट्स में उसका डीएनए रेप्लिकेशन रैप अप हो जाता है। ठीक है ना। और अगर बात करें रेप्लिकेशन के दौरान इकोलाई कितने बेस पेयर जोड़ता है, तो 1 सेकंड में लगभग 2000 बेस पेयर जोड़ता है। उसके बाद जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके एचएनआरएनए में हमें पॉली ए टेल जोड़ना पड़ता है। तो पॉली एडिनाइलेट या फिर एडिनाइलेट रेसिड्यू भी बोलते हैं उसको, जो 3' एंड पे जुड़ता है। तो कितने पॉली ए जोड़ना पड़ेगा, लगभग 200 से 300 पॉली ए हमको जोड़ना पड़ेगा। कितने प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन कितने होंगे, टाइप ऑफ प्रोटीन राइबोसोम में 80 होंगे। इतने प्रकार के हमारे राइबोसोम में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ह्यूमन जीनोम में कितने होते हैं, 3164.7, यानी 3164.7 इतने मिलियन हमको क्या देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं। बेसिस इन एवरेज जीन, एवरेज जीन में कितने बेसिस हमको देखने को मिलेंगे, लगभग 3000 बेसिस देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रोफिन में हमें कितना देखने को मिलता है बेस पेयर, डिस्ट्रोफिन जीन में हमें 2.4 मिलियन बेसिस देखने को मिलते हैं। जीन का एस्टिमेशन करें तो कितना जीन होता है, लगभग 3000 जीन। जब टोटल में से हमने देखा था कि कितने जीन्स प्रेजेंट है टोटल डीएनए के मॉलिक्यूल में, तो हमने देखा था 3000 जीन। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। न्यूक्लियोटाइड बेसिस की बात करें तो लगभग सभी इंडिविजुअल में न्यूक्लियोटाइड जो बेसिस रहते हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। 99.9% की सिमिलरिटी देखने को मिलती है, 0.1% वेरिएशन में देखने को मिलता है। ठीक है ना। जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, ऐसे जीनोम जो प्रोटीन के लिए कोड करते हो, लेस देन 2% ही देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जो प्रोटीन के लिए एक्चुअली कोड कर रहे होते हैं। क्रोमोसोम नंबर 1 पे हमें कितने जीन देखने को मिलते हैं, 2968 इतने हमको जीन देखने को मिलते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे। अगर जीन इन क्रोमोसोम नंबर वाई पे बात करोगे, 231 इतने हमको देखने को मिले थे। क्या, इतने हमको देखने को मिले थे जीन, 231 इन क्रोमोसोम नंबर वाई। ठीक है। अब यहाँ पे देखो लोकेशन ऑफ स्निप्स, ठीक है ना। तो कितने स्निप्स हमको देखने को मिले थे, ठीक है ना, अकर एट 1.4 लोकेशन। कहाँ पे कितनी लोकेशन मिली थी हमको स्निप्स की, 1.4 मिलियन। तो इतनी लोकेशन हमको स्निप्स की देखने को मिली थी। ठीक है ना, शॉर्ट न्यूक्लियर पेप्टाइड्स, ठीक है ना, स्निप्स। ठीक है ना। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की अगर बात करेंगे तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1928 में हुआ था। 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है ना, 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था। मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1958 में हुआ था। ठीक। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था, 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और कंप्लीट कब हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 2003 में जाकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। तो टाइमलाइन समझेंगे कि सबसे पहले ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था 1900 में चल रहा है। ठीक है ना। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जो था वो कब कब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया था, 1928 में। ठीक है ना, ये किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। फिर उसके बाद मिसेल्सन एंड स्टेहल ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1958 में। तो देखो सारे एक्सपेरिमेंट कब चल रहे हैं, 8 वाले में चल रहे हैं। तो ऑप्शन हमको एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो मिसेल्सन एंड स्टेहल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1958 में दिया था। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग हुई थी कब, 1990 में।
यानी 90 में स्टार्टिंग हुई थी और कब जाके कंप्लीट हुआ था, 2003 में जाकर के कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये इतने से इतने पीरियड के दौरान चला था। ठीक है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, मिसल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट 58 और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 28। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से शुरू हुआ था और 2003 में जाकर के कंप्लीट हो गया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जाए क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग कब जाकर के कंप्लीट हुई थी, तो क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग जो थी वो कब जाकर के कंप्लीट हुई थी, 2006 में जाकर के कंप्लीट हुई थी, मई 2006 में जाकर के कंप्लीट हुई थी। देखो सारे बड़े काम कब हो रहे हैं, मई में हो रहे हैं, क्योंकि मई में क्या होता है, नीट का एग्जाम होता है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर 1 की जो सारी सीक्वेंसिंग कब कंप्लीट हुई, एनटीए वाले कंप्लीट कर रहे थे ना, इसलिए मई 2006 में जाकर के कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, उसके बाद जीन इज टू बी आइडेंटिफाइड एज गोल। ठीक है, गोल क्या था हमारा, हमारा गोल था कि लगभग भाई 2000 टू 2500 इतने जीन हम लोग डिस्कवर करेंगे। ठीक है ना, 20,000 से 25,000 तक। ठीक, बेस पेयर सीक्वेंस टू डिटरमाइन एज गोल, तो कितने बेस पेयर हमको खोजने थे, हमको 3 मिलियन बेस पेयर खोजने थे, ये क्या था, गोल था। तो बेस पेयर 3 मिलियन थे और जीन कितने थे, 20,000 टू 25,000, ये क्या था, गोल था। ठीक है ना, साइज ऑफ वी एन टी आर, तो प्रोब की बात करेंगे हम लोग, वी एन टी आर वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट, तो उनका साइज जो होता है वो 0.1 से लेकर के 20 किलोबाइट तक होता है, या फिर 100 टू 20,000 बेस पेयर तक। ठीक है ना, तो पॉइंट किलोबाइट में जब बात करेंगे तो पॉइंट वन से लेकर के 20 किलोबाइट तक, और जब बात करेंगे बेस पेयर के टर्म्स में तो 100 टू 20,000 बेस पेयर, 100 टू 20,000 बेस पेयर, और 0.1 टू 20 किलोबाइट होता है। ठीक है ना, अब इसके बाद एज ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स की एज कितनी देखने को मिलती है, 20 बिलियन। यूनिवर्स, हाउ ओल्ड इज दिस यूनिवर्स इज 20 ईयर ओल्ड। ठीक है ना, जवान हो गया 20 साल का, तो वैसे बोलते हैं यूनिवर्स कितना है, 20 ईयर ओल्ड। ठीक है, अर्थ कब बनी थी, तो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर अगो। ठीक है ना, अर्थ छोटा 4 साल का बच्चा है, तो 4.5 ईयर ओल्ड ये है, और जवान कौन है, 20 ईयर ओल्ड इज योर यूनिवर्स। तो एज ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर ओल्ड। अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर अगो। पहली बार लाइफ कब आई थी, तो लाइफ आई थी 4 बिलियन ईयर बैक। तो अर्थ बनी थी 4.5 और उसमें से 0.5 हटा दो तो 4 बिलियन ईयर बैक में पहली लाइफ आई थी, कहां पे, अर्थ पे। ठीक है, पहली लाइफ आई थी अर्थ पे। ठीक, अब इसके बाद पूछा जाए फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म, सबसे पहले नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म कब आई थी, तो वो 3 बिलियन ईयर बैक आई थी। ठीक है ना, 3 बिलियन ईयर बैक आई थी, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म की बात करोगे। ठीक है ना, इसको बिलियन, ठीक है, इसको बिलियन बोलो नहीं, अगर ऐसे लिखोगे तो 3,000 मिलियन ईयर बैक लिखना चाहिए था ना। ठीक है, तो मिलियन में, यहाँ बिलियन में लिख दिया है। ठीक है, तो नॉन सेलुलर लाइफ मतलब वही प्रोटीन वोटीन जो बना था, सबसे पहले प्रोटीन वोटीन ये सब जो बन रहा था, नॉन सेलुलर, सेल वेल नहीं बनी थी, प्रोटीन राइबो न्यूक्लिक एसिड ये सब चीजें वो बनी थी, वो कब बनी थी, 3 बिलियन ईयर बैक, यानी 3 बिलियन ईयर बैक। तो देखो अब टाइमलाइन समझो, सबसे पहले यूनिवर्स, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर बैक। ठीक है ना, फिर उसके बाद अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर बैक हुआ, ये क्या है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। लाइफ कब आई, लाइफ आई लगभग 4 बिलियन ईयर बैक। ठीक है ना, पहली पहली नॉन सेलुलर लाइफ कब आई, 3 बिलियन ईयर बैक। ठीक है ना, उल्टा हम लोग जा रहे हैं, इधर नंबर कम होता जा रहा है ना, नंबर कम होता है, तो 3 बिलियन ईयर बैक हमें क्या देखने को मिली, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ। और फिर सेलुलर लाइफ कब देखने को मिली, 2 बिलियन ईयर एगो, या फिर 2000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आई थी, फर्स्ट सेलुलर लाइफ की अगर हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई थी लगभग 2000 मिलियन ईयर बैक, तो 2000 मिलियन ईयर बैक हमारी फर्स्ट सेलुलर लाइफ आई थी। इनवर्टिब्रेट फॉर्म्स एंड एक्टिव, तो इनवर्टिब्रेट्स कब आए थे, इनवर्टिब्रेट्स लगभग आए थे 500 मिलियन ईयर अगो। तो इनवर्टिब्रेट्स कब आए, यानी जो इनवर्टिब्रेट्स है, जो वर्टिब्रेट्स नहीं है, वाह, ठीक है ना, वो कब आए थे, 500 मिलियन ईयर अगो। जॉलेस फिश कब आई थी, तो जॉलेस फिश जो आई थी वो आई थी लगभग 350 मिलियन ईयर अगो, तो 350 मिलियन ईयर अगो। अब जो जॉलेस फिश है वो क्या है, वर्टिब्रेट है, तो इनवर्टिब्रेट आए 350 मिलियन, सॉरी 500 मिलियन ईयर अगो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ऑर्गेनिजम्स लैंड पे आ गए, तो ये अलग साइकिल है, इसको याद रखना। 500 मिलियन ईयर अगो कौन आया, 500 मिलियन ईयर अगो के दौरान
जो एक्टिव थे वो कौन से थे, इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक है ना। उसके बाद टाइम और कम हुआ, ठीक है ना, तो ये आगे चल करके 350 मिलियन ईयर एगो के दौरान कौन आ गई, जॉलेस फिशेस आ गई। तो जॉलेस फिशेस कब आई, 350 मिलियन ईयर एगो। सीवीड, सीवीड एंड फ्यू प्लांट ये कब देखने को मिले, सीवीड और फ्यू प्लांट 250 मिलियन ईयर अगो। तो जॉलेस फिश के बाद हमको क्या देखने को मिला, 350 मिलियन ईयर अगो के दौरान ये हमको देखने को मिला सीवीड। फिश विथ स्नाउट्स, ऐसी मछलियां जिनके आगे, नाक के आगे स्नाउट्स होता है, जैसे कुत्ते की नाक देखो तो आगे ब्लैक ब्लैक कलर का होता है ना, उसको बोलते हैं स्नाउट। तो ऐसी फिशेस जिनके आगे स्नाउट का फॉर्मेशन हो गया था, एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, और उनके जो फिन्स थे वो कैसे थे, स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। और ये क्या कर सकते थी, ऐसी फिशेस जिनकी नाक बन गई थी और उनकी फिन स्ट्रांग हो गई थी, वो लैंड पे मूव कर सकते थे और वाटर में वापस जा सकते थे। तो ये हमें कब देखने को मिले, 350 बिलियन मिलियन ईयर अगो। तो देखिए जॉलेस फिशेस जो थी, जॉलेस फिशेस भी कब आई थी, जॉलेस फिश भी हमारी आई थी 350 मिलियन ईयर अगो। और ऐसी फिशेस जिनका स्नाउट बन गया था, जिनकी नाक बन गई थी और वो वापस लैंड पे आ सकती थी क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग फिन थे, तो ये दोनों कब देखने को मिला था, 350 मिलियन ईयर एगो के दौरान ही देखने को मिला था, ठीक है ना। उसके बाद एक फिश देखने को मिली थी कोलियोकैंथस, कोलियोकैंथ, ये हमको कहाँ देखने को मिली थी, साउथ अफ्रीका में। माना जा रहा था कि ये फिश क्या है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ये फिश हमको देखने को मिली इन द ईयर 1938। तो हम लोग मान रहे थे कि ये एक्सटिंक्ट हो गई है, पर ये हमको देखने को मिली, ये बहुत पुरानी फिश थी। तो कोलियोकैंथ जो फिश है ये साउथ अफ्रीका में हमको देखने को मिली थी इन द ईयर 1938 में, ठीक है ना। अब पहले क्या, उसके बाद क्या हुआ, जब फिशेस लैंड पे आई, लैंड पे आने के बाद एम्फीबियंस बने, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल, तो रेप्टाइल इवॉल्व इनटू फिशेस लाइक रेप्टाइल, ठीक है ना। ऐसे रेप्टाइल जो मछलियों की तरह दिखते थे, रेप्टाइल्स जो मछलियों की तरह दिखते थे, उसका एग्जांपल है इक्तियोसॉरस। तो इक्तियोसॉरस जो था वो लगभग 200 मिलियन ईयर ओल्ड था। 200 मिलियन ईयर ओल्ड के दौरान किसका फॉर्मेशन होगा, इक्तियोसॉरस का, ठीक है ना। मछली जैसा था, ये था रेप्टाइल, पर कॉपी किसको करता था कि मैं तो मछली हूँ, मछली जल की रानी है, तो ऐसा करता था रेप्टाइल, ठीक है ना। हाइट ऑफ टेरानोसोरस रेक्स, तो जो टी रेक्स है, हर मूवी में जो देखते हैं ना, जो टी रेक्स होता है सबसे खतरनाक खूंखार जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं, वो जो था वो 20 फीट लंबा था, 20 फीट लंबा। हर मूवी में वही जो कार्निवोर होता है ना, डायनासोर वाली मूवी में वो टीरेक्स ही रहता है, टायरानोसोरस रेक्स 20 फीट का रहता है। डायनासोर कब जाकर के विलुप्त हो गए, डायनासोर लगभग 65 मिलियन ईयर पहले क्या हुए, विलुप्त हो गए। 65 मिलियन ईयर के पहले हमें क्या, एक मास एक्सटिंक्शन हुआ। तो टोटल हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ मास एक्सटिंक्शन चलते आ रहे हैं, तो उसमें से जब एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिसमें डायनासोर सारे विलुप्त हो गए, तो पहला मास एक्सटिंक्शन आया था, तो सारे के सारे इन्वर्टिब्रेट्स, यानी पहला जो पीरियड था ना वो इंसेक्ट्स का पीरियड था, तो इन इंसेक्ट्स जो थे वो डिसअपियर हुए। फिर उसके बाद ये जो डायनासोर वगैरह था ये डिसअपियर हुए, ठीक है ना, कब, इन 65 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस हमारे एंसेस्टर्स हैं। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस कब थे, 15 मिलियन ईयर अगो। तो 15 मिलियन ईयर अगो ह्यूमंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, उस टाइम पे कौन थे, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहाँ देखने को मिले थे, अफ्रीकन ग्रासलैंड में, लगभग 2 मिलियन ईयर अगो। तो 2 मिलियन ईयर अगो हमें ऑस्ट्रेलियो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमको देखने को मिले थे, ठीक है ना। मैन लाइक प्राइमेट, 4 फीट, बाइपेडल, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है ना। तो ह्यूमन जैसे दिखने वाले 4 फुट के लोग, पहले हमारी हाइट 6-6 फुट की नहीं होती, पहले सब 4 फुट के ही थे, ठीक है ना। तो ऐसे 4 फुट के हमें कंकाल कहाँ देखने को मिले थे, ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिले थे, ठीक है ना। वहां से ये पता चला कि ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स है वो 4 फीट के होते थे, ठीक है ना। और मैन के जो एंसेस्टर ये 4 फीट के थे, ये लगभग कितने साल पहले थे, ये लगभग 4 to 5 मिलियन ईयर अगो। तो 4 to 5 मिलियन, 3 to 4 मिलियन ईयर अगो, सॉरी, 3 to 4 मिलियन ईयर अगो हम सब कैसे थे, 4 फुट के थे, ठीक है ना। तो हमारे जो पूर्वज थे 3 to 4 मिलियन अगो सब 4 फुट के थे। तो ऐसे याद रखना, 4 फुट के थे, 4 मिलियन के 4 मिलियन ईयर अगो के आसपास होंगे, तो 4 फुट के थे, 3 to 4 मिलियन एगो के आसपास होंगे, ठीक है ना। अब क्रेनियल कैपेसिटी पे आ जाते हैं, तो होमो हैबिलिस, तो जो होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी थी, तो होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है, 650 to 800 सीसी। तो होमो हैबिलिस की जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर है सीसी का मतलब, तो 650 to 800 हमें क्यूबिक सेंटीमीटर होमो हैबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ, फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस,
तो होमो इरेक्टस का फॉसिल हमें जावा में मिला था, जावा एक जगह का नाम है, वहां पे होमो इरेक्टस का फॉसिल देखने को मिला था इन द ईयर 1891। ठीक है ना, 1891, कितनी प्यारी सी डेट है, देखो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 8 यहाँ 9, तो 1891 में हमें क्या देखने को मिला था, होमो इरेक्टस का फॉसिल देखने को मिला था। कहाँ पे देखने को मिला था, जावा में देखने को मिला था। अब ये जो होमो इरेक्टस था, इसके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी, इसकी ब्रेन की कैपेसिटी थी 900 सीसी, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर इनका ब्रेन था। फिर नियंडरथल्स ब्रेन कैपेसिटी, यानी होमो सैपियन से पहले हमारे जस्ट इमीडिएट वाले पूर्वज कौन है, नियंडरथल्स। तो नियंडरथल्स मतलब हाँ, होमो सैपियंस के आने से पहले जो हमारे पूर्वज थे वो नियंडरथल्स थे, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी। ठीक है ना, 1400 सीसी, इतना बड़ा इनका दिमाग होता था। दिमाग मतलब ब्रेन नहीं, ब्रेन का साइज, खोपड़ी, खोपड़ी कितनी बड़ी होगी वो सीसी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, उसके बाद नियंडरथल्स लिव नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है ना, तो ये हमारे जो थे ये एशिया वाले पार्ट में घूमते रहते थे। लगभग 1 लाख यानी 40,000 से 1 लाख साल पहले ये नियंडरथल्स थे, यानी हमसे 1 लाख साल पहले जब होमो सेपियन नहीं आए थे तब कौन था, नियंडरथल्स थे। और जो मॉडर्न होमो सेपियंस है ये लगभग 75 टू 10,000 ईयर ओल्ड ही है, यानी हम लोग सिर्फ 75 टू 10,000 ईयर ओल्ड ही है। उसके पहले हमसे पहले कौन यहाँ पे राज कर रहा था इंसानों जैसा, हम यहाँ पे नियंडरथल्स थे। ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, तो जो केव में, गुफाओं में जो आर्ट बनी रहती है वो कितनी साल पुरानी हमको देखने को मिली है, वो लगभग 18,000 ईयर ओल्ड हमको देखने को मिली है। ठीक है ना, 18,000 ईयर ओल्ड, यानी नियंडरथल्स भी जो थे वो भी ड्राइंग बनाते थे। ठीक है, अब एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट, तो जब ह्यूमन जो था वो जंगलों से, जब शहरों के बोल रहा हूँ, जब जंगलों से बाहर निकला तो उसने देखा कि एग्रीकल्चर, यानी वो क्या करने लगे, पहले सब अलग अलग रहते थे, फिर वो लोग एक जगह एक कम्युनिटी में रहने लगे। अब कम्युनिटी में रहने लगे तो उनको एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ी, और एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ी तो अब वो लोग जो दूर दूर तक हंटिंग करने जाते थे, अब हंटिंग करके नहीं, एक ही जगह रहते थे, वहीं एग्रीकल्चर करते थे, वहीं खाते थे। तो ऐसा कब देखने को मिला, लगभग 10,000 ईयर अगो, तो लगभग 10,000 साल पहले हमें ये देखने को मिला कि एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, यानी ह्यूमन एग्रीकल्चर करने लग गया था। ठीक है ना, अब इसके बाद मिलर्स एक्सपेरिमेंट, जो मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो मिलर का एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, 1953 में। तो मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट 1953 में किया था, जहां पे प्री हिस्टोरिक अर्थ की कंडीशन इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश करी थी मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में। और अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने टेम्परेचर बहुत हाई रखा था, क्योंकि ये मानते थे कि शुरुआत में जो अर्थ थी उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, लगभग कितना, 8,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यानी बहुत हाई था। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ स्पीसीज क्रिएशन, तो जो कन्वेंशनल थ्योरीज है कि हाँ मतलब ऐसा हुआ होगा, ऐसे धरती बनी होगी, तो ये लगभग कितनी साल पुरानी है, 4,000 ईयर अगो ही है, यानी कन्वेंशनल जो बाइबल वोबल में लिखा है तो उसके हिसाब से हमारा ये माना जाता है कि जो अर्थ है वो 4,000 ईयर ओल्ड ही है। ठीक है ना, बाइबल वोबल के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद लिखा है फर्स्ट कलेक्शन ऑफ मॉथ इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देखा था कि व्हाइट मॉथ की संख्या ज्यादा थी, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी 1850 के पहले, तो 1850 के पहले हमें व्हाइट विंग मॉथ ज्यादा देखने को मिल रहे थे। फिर जब सेकंड कलेक्शन ऑफ मॉथ देखा गया यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920 के दौरान, हमें यह देखने को मिला कि व्हाइट विंग मॉथ की संख्या कम हो गई है, ब्लैक विंग मॉथ की संख्या बढ़ गई है। तो शुरुआत में 1850 के दौरान यानी 1850, 1850 के दौरान यहाँ पे कौन थे ज्यादा, व्हाइट विंग मॉथ थे, व्हाइट विंग मॉथ थे। ठीक है ना, और जब ईयर 1920 आया तो 1920 आते आते जो ब्लैक विंग्ड मॉथ थे वो ज्यादा देखने को मिलने लगे। तो 1850 में व्हाइट विंग मॉथ ज्यादा थे, और यहाँ पे 1920 में, 1920 एक मूवी भी थी, वहां पे बीएमडब्ल्यू ज्यादा देखने को मिल गई। ठीक है ना, बीएमडब्ल्यू मतलब ब्लैक विंग मॉथ। ठीक, अब डेटा की हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे बाकी चैप्टर्स के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको याद रखना है, जैसे फीवर इन टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो बीमारी होती है सल्मोनेला टाइफी की वजह से, वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। तो 38 टू 40 डिग्री सेल्सियस किस में बना रहता है, उसमें बना रहता है टाइफॉइड में। ठीक है ना, अगर कॉमन कोल्ड की बात करें तो कॉमन कोल्ड लगभग 3 दिन से लेकर के 7 दिन तक रहता है। तो कॉमन कोल्ड का कितना टाइम पीरियड रहता है, 3 दिन से लेकर के 7 दिन का। अगर बात करें रिकरेंस ऑफ फीवर इन मलेरिया, मलेरिया के केस में क्या होता है, फीवर जो है वो लगातार
कुछ डेज के अंतराल में आना आता रहता है, ठीक है ना। वो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 3 to 4 डेज। तो कॉमन कोल्ड 3 to 7 डेज, ऑलमोस्ट 1 वीक के आसपास होता है। और मलेरिया के केस में लगभग 3 से 4 दिन पे फीवर आता रहता है, ठीक है ना। लिम्फॉइड टिश्यू इन माल्ट, अगर बात करते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। तो माल्ट के केस में ये होता है कि बॉडी का 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू कौन अकेले एसोसिएट कर रहा होता है, माल्ट, जो कि इंटेस्टाइन वाले एरिया में रहता है, ठीक है ना। तो 50% अकेला लिम्फॉइड टिश्यू कौन है, 50% अकेला लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट एसोसिएट कर रहा होता है। पीवाईक्यू भी आ चुका है कि माल्ट मैक्सिमम होता है और माल्ट कहाँ पे होता है, इसके लोकेशन के बारे में पीवाईक्यू आ रखा था। बाकी याद रखना है 50% ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट के कारण होता है। इंक्यूबेशन पीरियड अगर बात करें कि एड्स के केस में इंक्यूबेशन पीरियड कब तक होता है, यानी सिम्टम्स पहली बार जब कांटेक्ट होता है उससे कितने समय बाद हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो लगभग 5 से 10 साल का टाइम लगता है, तब ये इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है ना। 5 to 10 ईयर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड, तो सबसे पहले एड्स का केस कब आया था, 1981 में। तो 1981 में सबसे पहला केस आया था। तो ये इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे लास्ट में 1 रहेगा और यहाँ पे 9 और 8 रहेगा, ठीक है ना। तो ये कब आया था, एड्स का पहला फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ था, 1981 में रिपोर्ट हुआ था। और कितने लोग लास्ट 25 ईयर में एड्स से ख़त्म हो चुके हैं, तो लगभग 25 मिलियन लोग एड्स की वजह से ख़त्म हो चुके हैं इन द लास्ट 25 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये तो और भी आसान है कि 25 साल में 25 मिलियन लोग ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। अब इसके आगे का हम लोग देखते हैं डेटा, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे रिकॉम्बिनेंट रेप्यूटिक्स फॉर ह्यूमन यूज्ड अप्रूव्ड इन वर्ल्ड ओवर, ठीक है ना। वही ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, अब ये जो रिकॉम्बिनेंट वाली चीज़ें हैं जो ह्यूमन के लिए अप्रूव हो चुकी है, वो कितनी है अप्रॉक्सीमेटली, वो अप्रॉक्सीमेटली 30 है, ठीक है ना, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। और रिकॉम्बिनेंट बीइंग मार्क्ड इन इंडिया, तो रिकॉम्बिनेंट की जितनी चीज़ें थी वो इंडिया में कब आई थी, तो रिकॉम्बिनेंट वाले जितने भी सामान थे, जैसे रिकॉम्बिनेंट एंजाइम हो गया, रिकॉम्बिनेंट वाली जो भी चीज़ें हैं वो कब आई थी इंडिया में, इन द ईयर 1983। तो 1983 में ये सारी चीज़ें आई थी, ठीक है ना। एली लिली की बात करेंगे, एली लिली प्रिपेयर्ड डीएनए सीक्वेंस इन इंसुलिन, इंसुलिन का डीएनए सीक्वेंस एली लिली अमेरिकन कंपनी ने बनाया था इन द ईयर 1990। तो 1990 में इन्होंने डीएनए सीक्वेंसिंग करी थी, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल, जो ट्रांसजेनिक एनिमल थे जिनका हम जेनेटिक मटेरियल अल्टर करते थे, जैसे कि माइस। तो अब ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, और 95% यहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं, ठीक है ना। तो 95% केसेस में जब भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनेगा तो वो कौन होता था, माइस होता था, ठीक है ना। जैसा होता था कि जब छुपन छुपाई खेलते थे चोर कौन बनेगा, तो चोर एक ही आदमी बनता था। तो वैसे ही यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल मोस्टली 95% केसेस में हम किसको लेते हैं, माइस को लेते हैं, क्योंकि ईजी टू हैंडल होता है और मैमल के क्लोज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रांसजेनिक काऊ रोजी, तो जो रोजी थी वो कब आई थी, वो आई थी इन द ईयर 1997 में। तो 1997 में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे रोजी जो काऊ थी उसके मिल्क में हमने प्रोटीन बनाया था। तो वो कौन सा ईयर था, 1997 का था। प्रोटीन इन मिल्क ऑफ रोजी, तो कितना प्रोटीन हमें रोजी में देखने को मिलता था, 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर देखने को मिलता था, ठीक है ना। एस्टिमेट वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया, तो कितनी वेराइटीज हैं इंडिया में राइस की, लगभग 2 लाख वेराइटीज हमें इंडिया में राइस की देखने को मिलती है। डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ बासमती राइस इन इंडिया, तो डॉक्यूमेंटेड कितनी वेराइटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है, 27। कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 लाख की, कितने को हमने डॉक्यूमेंट किया है, 27, ठीक है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर पे आ जाएंगे। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन इन आइलैंड वाटर, आइलैंड वाटर पे कितना सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, लेस देन 5%।
तो लेस देन 5% हमको सॉल्ट कंसंट्रेशन देखने को मिलती है कहाँ पे, आइलैंड वाटर पे। सॉल्ट कंसंट्रेशन सी वाटर की बात करेंगे तो आइलैंड्स पे हमें 5% देखने को मिलती है। सी वाटर खारे पानी में हमको 30 to 35 देखने को मिलता है, ठीक है ना, 30 to 35% के आसपास हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पीपीटी पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना, पीपीटी की बात कर रहे हैं। वैसे तो कंसंट्रेशन जब भी मेजर करेंगे तो पीपीएम और पीपीबी में ही मेजर करते हैं, ठीक है ना, पीपीएम या पीपीबी में मेजर करते हैं, पर चूंकि माइक्रोग्राम में होता है इस वजह से हम लोग पीपीएम वाली यूनिट लेकर के चलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पीपीएम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाइपर सेलाइन लेगून्स, तो जो हाइपर सेलाइन लेगून्स होते हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत हाई रहती है, तो वहाँ पे मोर देन 100 कंसंट्रेशन हमको देखने को मिलती है। तो नॉर्मल आइलैंड वाटर पे बात करें तो 5% के करीब देखने को मिलेगी, और सॉल्ट सी वाटर में बात करेंगे तो सी वाटर में 30 to 35, हाइपर सेलाइन लेगून्स की बात करेंगे तो लगभग 100 के आसपास देखने को मिलेगा। स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट इन अ ईयर, तो एक साल में कितनी इनवर्टिब्रेट्स की स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है, तो मोर देन 10, तो मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो जाती हैं पर ईयर के हिसाब से। तो हमको याद रखना है इनवर्टिब्रेट्स में मोर देन 10 स्पीसीज पर ईयर के हिसाब से एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम वाले चैप्टर की बात करेंगे तो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, तो होल बायोस्फीयर का नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर देखा जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 570 बिलियन टन आता है, 570 बिलियन टन आता है, ठीक है ना, 570 बिलियन टन होता है, ठीक है। उसके बाद नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर ओशियंस की बात करेंगे तो ओशियंस अकेले ही 55 बिलियन टन्स कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तो 570 टन पूरे बायोस्फीयर का था, 570 बिलियन टन पूरे बायोस्फीयर का था। उसमें से ओशन कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 55 बिलियन टन अकेले ओशन ही कंट्रीब्यूट कर रही होती है। एरिया ऑफ आर कवर्ड बाय द ओशन, ठीक है ना, तो कितना पोर्शन है अर्थ का जो वाटर से कवर है, तो ये तो सबको पता है कि लैंड जो है वो 30% ही है और बाकी का जो है वो सब वाटर है, यानी अबाउट 70% क्या देखने को मिलता है, हमें ओशंस देखने को मिलती है जो कि वाटर से सराउंडेड होती है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जिसको हम लोग पार बोलते हैं, तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन लेस देन 50% हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन लेस देन 50% हमको देखने को मिलता है। कैप्चर ऑफ PAR बाई प्लांट्स, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन आ रहा होता है अर्थ पर, उसमें से प्लांट कितना ले पाते हैं, तो प्लांट लगभग 2 से 10% ही ले पाते हैं पार का। तो पार आ कितना रहा है, लेस देन 50%, उस लेस देन 50% में से 2 to 10% ही प्लांट यूटिलाइज कर पा जाता है। फिर एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल, तो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी लैंड की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाएगी तो वो कितनी होती है, 115 बिलियन टन, ठीक है ना, 115 बिलियन टन। तो ओशंस में कितनी थी, 55 बिलियन टन, और टेरेस्ट्रियल लैंड की बात करें या फिर लैंड की बात करें तो वो कितना देखने को मिलता है, 115 बिलियन टन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बस याद रखना जो भी नंबर रहेगा पहले वो 2 बार रिपीट होता है, जैसे ओशन में 5 रिपीट हो रहा था और टेरेस्ट्रियल के लिए टी से स्टार्टिंग होती है और टी कहीं ना कहीं 1 जैसा दिखता है, तो 1 जरूर आएगा। तो टेरेस्ट्रियल में 115 था और ओशन में 5 बिलियन टन था, ठीक है ना, ये चीज़ हमको याद रखना है, ठीक। अब उसके बाद आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में डेटा देखेंगे, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट, ठीक है ना। उसके बाद देखो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में हमें ये देखना रहेगा कि जो आंट्स हैं, आंट्स की 20,000 स्पीसीज होती हैं, तो ऑर्किड्स की कितनी देखने को मिलेगी, मोर देन 20,000 स्पीसीज हमको देखने को मिलेगी। फिशेस की कितनी स्पीसीज होती हैं, तो 28,000 हमको फिशेस की स्पीसीज देखने को मिलती है। डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस अगर बात करें, राइस की कितनी वेराइटीज हमको देखने को मिलती है, तो मोर देन 50,000 वेराइटीज हमको राइस की देखने को मिलती है। मैंगो की वैरायटी बात करें तो जो सबसे एक्सपेंसिव मैंगो होता है वो 1000 रुपीज़ का मिलता है, तो इसकी कितनी वैरायटीज़ है हम याद रखेंगे, इसकी वैरायटीज़ है 1000, ठीक है ना। तो याद रखना है आंट्स की 20,000, ऑर्किड्स 20,000, मोर देन 20,000। फिशेस कितनी हो जाती हैं, 28,000। डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस की अगर बात करोगे तो मोर देन 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस हो जाएगी। मैंगो की वैरायटी की बात करोगे तो 1000 मैंगो की वैरायटीज़ हमको देखने को मिलती है। टोटल स्पीसीज़ की बात करोगे तो टोटल स्पीसीज़ 1.5 मिलियन है, ठीक है ना।
पर डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हम लोग बोलते हैं 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। तो इकोलॉजी का अगर क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग मान के चल रहे हैं मोर देन 1.5 मिलियन, विच इज़ व्हाट, मोर देन मतलब 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी है बाय रॉबर्ट मे। तो जो रॉबर्ट मे थे, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी उनके हिसाब से कितनी थी, तो रॉबर्ट मे के हिसाब से ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो थी वो कितनी थी हमारी, 20 to 50 अबाउट 7 मिलियन, ठीक है ना, 20 to 50 अबाउट 7 मिलियन, ये इनकी एस्टिमेशन था कि 7 मिलियन हमें ग्लोबल डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब ऑल स्पीसीज आर एनिमल, कितने स्पीसीज हमें एनिमल्स के देखने को मिलते हैं, तो हमको पता है एनिमल में इन्वर्टिब्रेट्स की संख्या ज़्यादा है, अगर बात करें इंसेक्ट्स वगैरह की तो उनका नंबर ज़्यादा है, तो मोर देन 70% हमें कौन देखने को मिल रहे होंगे, जो एनिमल की स्पीसीज़ होगी वही देखने को मिल रही होगी। स्पीसीज आर प्लांट, तो प्लांट की स्पीसीज़ कितने देखने को मिल रही होगी, तो सीधी सी बात है, एनिमल 70% हो गया, 22% हमें प्लांट देखने को मिलेंगे, 22% क्या होंगे, प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इंडियाज़ लैंड एरिया, इंडिया के पास कितना लैंड एरिया है, पूरे वर्ल्ड का अगर लैंड एरिया कंबाइन किया जाए, क्योंकि हमको पता है 70% वाटर है, बाकी बचा 30% लैंड है, उस 30% में कितना इंडिया के पास है, तो इंडिया के पास खाली 2.4% क्या है, लैंड है। और उस 2.1% पे जो इंडिया के पास लैंड है उसमें कितनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, यानी कितनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो खाली 2.4 लैंड के हिसाब से यहाँ पे 8.1% की स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है ना, लगभग 3 टाइम्स ऑफ व्हाट द एरिया इज, तो 4 टाइम्स बोल सकते हैं, जैसे 2 4 जा 8 होता है, तो अब यहाँ पे देखो 2.4, तो याद रखना 2 into 4 करोगे तो 8.1 के आसपास हमें देखने को मिलेगी क्या, कि लैंड हमारे पास खाली 2.4 है, उसका जस्ट 4 गुना हमारे पास क्या है, 4 गुना स्पीसीज डाइवर्सिटी है इंडिया में, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना। प्लांट स्पीसीज इन इंडिया, इंडिया के पास प्लांट स्पीसीज कितनी है, इंडिया के पास प्लांट स्पीसीज लगभग 45,000 के आसपास है, तो इंडिया के पास प्लांट स्पीसीज नियरली कितनी है, 45,000 है, ठीक है ना। रिकॉर्डेड स्पीसीज आउट ऑफ स्पीसीज अकॉर्डिंग टू मे, तो मेयर के हिसाब से जो रॉबर्ट मे थे, तो उनके हिसाब से रिकॉर्डेड स्पीसीज कितनी है, टोटल स्पीसीज का लगभग 22%, यानी इनका मानना था कि दुनिया में जितनी स्पीसीज अवेलेबल है उनमें से सिर्फ हम 22% को ही अभी तक डिस्क्राइब कर पाए हैं, उसके बाद हम लोग अभी डिस्क्राइब नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। प्लांट स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड, कितनी ऐसी प्लांट स्पीसीज है जिनको अभी भी खोजना है, वो मोर देन 1 लाख है, तो मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज ऐसी है जिनको अभी भी खोजना बाकी है। उसके बाद लिखा है एनिमल स्पीसीज दैट आर येट टू बी डिस्कवर्ड, एनिमल स्पीसीज जिनको अभी भी खोजना बाकी है, तो वो कितने हैं, मोर देन 3 लैक्स, तो याद रखना प्लांट की स्पीसीज 1 लाख से ज़्यादा और एनिमल की स्पीसीज 3 लाख से ज़्यादा, जिन्हें अभी हमें क्या करना है, डिस्कवर करना है, ठीक है ना। बर्ड स्पीसीज इन कोलंबिया, तो कोलंबिया एक डाइवर्सिटी का हब है, यहाँ पे कितनी बर्ड स्पीसीज देखने को मिलती है, तो नियरली 1400, तो लगभग 1400 हमें बर्ड्स की स्पीसीज कोलंबिया में देखने को मिलती है, ठीक है ना। लैटिट्यूड ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क की बात करें तो वहाँ पे लैटिट्यूड कितना देखने को मिलता है, 41.0 नॉर्थ ऐसे देखने को मिलता है, और ग्रीनलैंड की बात करें तो 71.0 नॉर्थ यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये क्या है, लैटिट्यूड है दोनों जगह का। ये हमें क्या बता रहा होता है, लैटिट्यूड ये बताता है कि जैसे जैसे हम लोग जो लाइन है जो बीच से पास करी होती है, लैटिट्यूड वाली जो लाइन होती है, उससे जब दूर या पास जाते हैं तो रिलेटिव बताता है कि कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी। जो उस लाइन के पास रहेंगे वहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, जैसे जैसे उससे दूर जाते जाएंगे वैसे जो लैंड्स है, बुशेस जो है वो कम होती चली जाएंगी, ठीक है ना। बर्ड स्पीसीज इन ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड में कितनी बर्ड्स की स्पीसीज देखने को मिलती है, लगभग 56 स्पीसीज ही हमें देखने को मिलती है ग्रीनलैंड में बर्ड्स की। बर्ड स्पीसीज इन इंडिया, अगर देखो ग्रीनलैंड क्या है, ग्रीनलैंड जो लैटिट्यूड लाइन है उससे काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाता है। अगर मैप पता हो तो ये जैसे अर्थ मारेंगे तो यहाँ बीच से लाइन जा रही है, तो ग्रीनलैंड कहीं यहाँ पे पड़ता है, इसकी वजह से यहाँ पे जो बर्ड्स की स्पीसीज मिल रही है वो फिर सिर्फ 56 मिल रही है। और इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया कुछ यहाँ पे आता है, यानी इंडिया का कुछ हिस्सा इस एरिया के आसपास होता है, इस वजह से यहाँ पे बर्ड की स्पीसीज मोर देन 1200 देखने को मिल रही है, ठीक है।
तो इंडिया में बर्ड्स की स्पीसीज मोर देन 1200 देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें प्लांट स्पीसीज इन अमेजोन, तो अमेजोन के पास हमें मोर देन 40,000 देखने को मिलता है प्लांट की स्पीसीज, ठीक है ना, मोर देन 40,000 प्लांट की स्पीसीज देखने को मिलती है अमेजोन में। एम्फीबियंस एंड मैमल स्पीसीज अमेजोन ईच, तो एम्फीबियंस और मैमल की स्पीसीज अगर बात करेंगे कि अमेजोन में कितनी एम्फीबियंस और मैमल्स की स्पीसीज है, तो वो लगभग 427 है, 427, ठीक है ना, 427, ठीक है। रेप्टाइल की बात करें कि रेप्टाइल कितने मिलते हैं अमेजोन में, तो लगभग 378 हमको रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, ठीक। बर्ड्स की बात करेंगे तो 1300 क्या देखने को मिलते हैं, बर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अगेन याद रखिएगा, एम्फीबियंस और मैमल्स कितने देखने को मिल रहे हैं, 427। रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो 378, और बर्ड्स की बात करेंगे तो लगभग 1300, यानी सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, सबसे ज़्यादा बर्ड्स मिलेंगे, देन मैमल्स मिलेंगे, देन हमें रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे। तो अगर सीक्वेंस भी याद होगा, तो अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया तो सीक्वेंस में याद रखें कि बर्ड सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, देन हमें देखने को मिलते हैं मैमल्स एंड एम्फीबियंस, और सबसे कम क्या देखने को मिलते हैं, रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो वैसे भी याद रखिएगा, रेप्टाइल का एज था डायनासोर वाला एज, तो डायनासोर तो खत्म हो गए, तो सबसे कम नंबर किसका होगा, रेप्टाइल्स का होगा, ठीक है ना। more vernacular plants in equator than temperate forest in USA। तो कंपैरिजन की बात करना है कि वर्नाकुलर जो प्लांट्स होते हैं जो गायब हो सकते हैं, वो टेम्परेट और इक्वेटर के पास और टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ यूएसए में कितने का कंपैरिजन देखने को मिलता है, 10 टाइम्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ यूएसए के कंपेयर में इक्वेटर के पास जो वर्नेकुलर प्लांट्स है वो लगभग 10 गुना ज़्यादा हैं, ठीक है ना। ऐसे इंसेक्ट्स जो अभी भी डिस्कवर होने हैं अमेजोन में जो अभी भी इंसेक्ट की स्पीसीज जो अमेजोन में डिस्कवर होनी है वो लगभग 2 मिलियन के करीब है, यानी 2 मिलियन स्पीसीज ऐसी है जिन्हें हमने अभी डिस्कवर नहीं किया है, ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिन्हें हमने डिस्कवर नहीं किया है, 2 मिलियन के आसपास, ठीक है ना। उसके बाद जेड लाइन की अगर जब हम लोग बात करते हैं या फिर जेड रेंज की बात करते हैं, तो जेड रेंज लगभग कितना होता है, 0.1 से लेकर के वैल्यू 0.2 के बीच में होती है। तो जेड रेंज या जेड लाइन की वैल्यू कितनी होती है, 0.1 से लेकर के 0.2 के बीच में। जेड रेंज ऑफ वेरी लार्ज एरिया में जो जेड रेंज की वैल्यू होती है वो 0.6 से जस्ट इसका डबल, यानी 0.6 का डबल कर दो तो 1.2 के आसपास होगी। तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, जेड रेंज की वैल्यू हो जाती है लार्ज एरिया के लिए, ठीक है ना। जेड वैल्यू फॉर बर्ड्स के लिए और मैमल्स के केस में, ठीक है ना, तो ये कितनी हो जाती है, 1.15 के आसपास हो जाती है, 1.15 के आसपास हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद था स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स एक्सटिंक्ट इन ट्रॉपिकल पैसिफिक लैंड। तो ट्रॉपिकल पैसिफिक लैंड में अगर बात किया जाए, ट्रॉपिकल एरिया जो होता है जहाँ से लैटिट्यूड वाली लाइन जो जा रही थी, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे नेटिव बर्ड्स जो थी जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उनका नंबर लगभग मोर देन 2000 है। तो मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स जो है वो अभी भी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। स्पीसीज एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर, पिछले 500 सालों में जो IUCN ने रेड लिस्ट निकाली है, जिसके हिसाब से हर साल रेड लिस्ट निकाली जाती है जिसमें एक्सटिंक्ट स्पीसीज का नंबर दिया होता है कि ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है, तो उनका नंबर जो है वो लगभग 784 है। कितना है, 784। ये क्या है, जो स्पीसीज गायब हो चुकी है उनका नंबर, ठीक है ना। अगर वर्टिब्रेट स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गई उनके नंबर की बात करें तो लगभग कितना होता है, 338। तो 338 स्पीसीज जो होती है वर्टिब्रेट्स की वो क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इनवर्टिब्रेट्स में उन्हीं का नंबर जो है वो और भी ज़्यादा है, लगभग 359, 360। बायो में मार्क्स कितने होते हैं, 360, तो उससे एक कम। तो इनवर्टिब्रेट्स कितने गायब हो चुके हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स अभी गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। प्लांट स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है वो कितनी है, वो लगभग 87 प्लांट स्पीसीज जो हैं जो कि डिसअपियर हो चुकी हैं, ठीक है ना। स्पीसीज डिसअपियर इन लास्ट 20 ईयर, तो ऐसी लास्ट 20 ईयर का डेटा अगर हम लोग देखें तो लास्ट 20 ईयर में 27 स्पीसीज गायब हो चुकी है। तो 20 ईयर्स में कितनी स्पीसीज, 27, Y7 कॉस्थाला, ठीक है ना। तो याद रखना है 20 ईयर में 27 स्पीसीज गायब हो चुकी है, ठीक है।
उसके बाद याद रखना है स्पीसीज आर थ्रेटन्ड वर्ल्ड वाइड। अब जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं उनके बाद जिनका नंबर आता है जो थ्रेटेंड है, यानी जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, उनका नंबर लगभग 15,500 से ज़्यादा है। लगभग 15,500 से ज़्यादा स्पीसीज ऐसी हैं जिनका एक्सटिंक्ट होने का चांसेस है। अभी एक्सटिंक्ट हुई नहीं है पर हो सकती हैं, ठीक है ना। और उसी में अगर जिम्नोस्पर्म स्पीसीज की बात किया जाए जो कि विलुप्त हो सकती है, उनका नंबर लगभग 31% है। एम्फीबियंस की बात करें, जो एम्फीबियंस की स्पीसीज है जो कि थ्रेटेंड है, खत्म हो सकती है, वो 32 हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म से बस एक ज़्यादा है कि एम्फीबियंस जो है वो गायब हो सकते हैं। तो जिम्नोस्पर्म 31 और एम्फीबियंस क्या हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो हम लोग सीक्वेंस कैसे है, जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म आता था ना, जिम्नो के बाद एंजियो आता था, तो अब एनजीओ की जगह यहाँ एम्फीबिया याद रखना कि जिम्नो के बाद एम्फीबिया। तो इसका 31% है तो इसका 32% हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। बर्ड स्पीसीज जो कि थ्रेटेंड है, बर्ड स्पीसीज लगभग 12% ऐसी है जो कि थ्रेटेंड है, ठीक है ना, जो कि विलुप्त हो सकती है। तो बर्ड का नंबर और कम हो जाएगा। फिर कौन आएगा, मैमल की स्पीसीज। तो मैमल की स्पीसीज लगभग कितनी थ्रेटेंड है, 23 जो ये ऐसे याद रखना है, मैमल मतलब हम लोग मतलब 23 की एज, जो 23 की एज होती है यहीं पे आदमी का किया जरा रहता है कि मतलब इसमें या तो बन ही जाएगा या तो बिगड़ ही जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको थ्रेटेंड होता है, खतरा होता है सबसे ज़्यादा, तो 23 की एज में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो मैमल्स का जो थ्रेटेंड है वो कितनी है, 23 है, ठीक है ना। जो चिचिलिड फिश थी जो कि एक्सटिंक्ट हो गई है, वो कितनी थी, मोर देन 200। तो मोर देन 200 चिचिलिड एक फिश होती है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ड्रग्स इन द मार्केट दैट आर डेराइव फ्रॉम प्लांट्स। तो कितनी ड्रग्स हैं जो कि हमें प्लांट से देखने को मिलती है, तो मोर देन 25% ऑफ ऑल द ड्रग्स कम्स फ्रॉम प्लांट, ठीक है ना, मोर देन 25%। प्लांट स्पीसीज यूज इन मतलब मेडिसिन में कौन सी प्लांट स्पीसीज यूज होती है, तो देखो मेडिसिन में हमें जो प्लांट स्पीसीज यूज करने को मिलती हैं वो लगभग 25,000 से ज़्यादा है। तो 25,000 से ज़्यादा स्पीसीज हम लोग प्लांट की कैसे यूज़ करते हैं, ऐसा मेडिसिनल पर्पस हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे ना वहाँ पे टेरिडोफाइट पढ़ते तो वहाँ सिलाजिनेला पढ़ते हैं, तो सिलाजिनेला के पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो लगभग 25,000 स्पीसीज ऐसी थी प्लांट्स की जो कि क्या काम करती हैं, जो काम करती हैं मेडिसिन का, ठीक है ना। अब कितना परसेंट ऑक्सीजन अमेजॉन फॉरेस्ट बनाता है, तो पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन खाली कौन बना रहा होता है, पूरे अर्थ का 20% ऑक्सीजन खाली अमेजॉन फॉरेस्ट अकेला बना रहा होता है, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है टोटल, तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट वो प्लेस होता है जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और ये PYQ भी है। तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमको देखने को मिलते हैं। एरिया कवर्ड बाय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो अब जैसे 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो पूरा लैंड 30% है, उस 30% में ये जो उस 30% में ये जो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये कितना एरिया कवर कर रहे हैं, ये लेस देन 2% एरिया कवर करके रखते हैं। तो इतने एरिया में ही 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमको देखने को मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस द मास एक्सटिंक्शन, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने प्रतिशत मास एक्सटिंक्शन को कम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 30%। तो ऑलमोस्ट 30% मास एक्सटिंक्शन कम कर सकते हैं कौन, ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। इसलिए ये इतने ज़्यादा ज़रूरी है, इनको कंजर्व करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। बायोडाइवर्सिटी रिजर्व की बात करें तो हमारे पास कितने बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हैं, लगभग 14 बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हमारे पास बचे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448, इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास बची हुई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी बची हुई है, 448। बायोस्फीयर रिजर्व की बात करोगे तो बायोस्फीयर रिजर्व अभी हमने देखा कितने थे, बायोस्फीयर रिजर्व हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करोगे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी थी, 448। तो 448 हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी, ठीक है। नेचुरल पार्क की बात करेंगे तो नेचुरल पार्क हमें एन से नेचुरल, एन से 90, तो नेचुरल पार्क हमें 90 देखने को मिलते हैं। अर्थ समिट कब हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, लास्ट अर्थ समिट NCERT के डेटा के हिसाब से 1992 में हुआ था, ठीक है ना। और वर्ल्ड समिट की बात करेंगे तो वर्ल्ड समिट 2002 में हुआ था, ठीक है।
फिर अगेन डेटा रिवाइज हुआ है कि अर्थ स्पीसीज ऑफ आंट्स कितनी थी, तो मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ आंट्स होती हैं और मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स देखने को मिलती हैं। स्पीसीज ऑफ बीटल्स की बात करोगे तो 3 लाख बीटल्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है।